सो जय हिंद एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसा बच्चे? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों मेरा नाम है हर्ष, स्वागत करता हूँ इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एसबी क्लासेस में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ग्रेविटेशन वाली चैप्टर की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले हम 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है, एंड पार्ट 2 में हमने देखा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एंड फ्री फॉल क्या होता है। तो दोनों पार्ट अपलोड हो चुके हैं। फटाफट जाइए, पहले दोनों पार्ट देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, क्लिक करके फटाफट देखिए। एंड तीसरे पार्ट में अब कंटिन्यू करते हैं। तो थर्ड पार्ट के अंदर दोस्तों जो वीडियो है इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्मॉल जी के बारे में। किसके बारे में? स्मॉल जी। तो पार्ट फर्स्ट में हमने जाना था, एक होता है कैपिटल जी जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ऑफ कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमें स्मॉल जी के बारे में पढ़ना है। वो एक्सेलरेशन होता है, लगता है आपका क्या होता है क्या नहीं, पूरी बात करेंगे अच्छे से कि इसका नाम क्यों पड़ा, क्या नाम है, कितनी वैल्यू है अर्थ के ऊपर, सारी चीजें करते हैं। ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम है जी, स्मॉल जी पढ़ना है अपने। स्मॉल जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या पढ़ना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि गुरुत्वीय त्वरण ये क्या है क्या नहीं। सो दोस्तों चलिए ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ना आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये एक्सेलरेशन होता क्या। दोस्तों मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं। देखो भाई, गाड़ी वाड़ी सबने चलाई होगी, स्कूटी वगैरह 9वीं 10वीं में हो ना, ठीक है, तो आप जो भी बच्चे 9th में हो स्कूटी वगैरह तो देखी होगी, चलाई होगी कभी ना कभी। तो तुम ये भी सुनते हो ना कि यार गाड़ी की स्पीड क्या कर दे, बाइक की स्पीड अगर तो बढ़ा दो, ये स्कूटी की स्पीड बढ़ा दे भाई, एक्सीलरेट कर दे गाड़ी। कार के अंदर क्या होता है कि एक्सीलरेटर होता है ना, एक्सीलरेटर क्या करता है? वो एक्सीलरेट करता है गाड़ी की स्पीड, मतलब स्पीड को क्या करता है? बढ़ाता है। दोस्तों एक्सीलरेशन शब्द वहां पे इन्वॉल्व होता है जहां पे भी हमें बात करनी होती है चेंज इन वेलोसिटी। कहीं पे भी गाड़ी की स्पीड में कोई चेंज आए, आप बोलोगे भैया आप तो बात कर रहे हो स्पीड में चेंज आने की, यहाँ इस्तेमाल हो रही है वेलोसिटी। मैं डायरेक्शन को छोड़ के चल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वेलोसिटी की, मैग्नीट्यूड की, कि मान लो डायरेक्शन हम नहीं ध्यान देते तो फिर मैग्नीट्यूड पे क्या होगा। तो कहीं पर भी वेलोसिटी के अंदर अगर चेंज आ रहा है तो वहां पे टर्म इस्तेमाल होता है क्या? एक्सेलरेशन। क्या सर टर्म इस्तेमाल होता है? एक्सेलरेशन। कि कहीं पे भी मान लो कि आपकी गाड़ी पहले 0 मीटर पर सेकंड में चल रही थी, आपने इसको बढ़ा के कितने पे कर दिया? 60 मीटर पर सेकंड पे लेके आए। अब दोस्तों आपकी स्पीड में क्या हुआ है? स्पीड बढ़ गई है। स्पीड बढ़ी है मतलब इसके अंदर पक्का एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्व हुआ होगा। अब कितना एक्सेलरेशन है, कैसे निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला भी हमारे को दे रखा है कि A बराबर होता है V माइनस यू अपॉन टी। इसमें से V होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, एंड U होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, एंड T होता है हमारा क्या? टाइम। एंड इसको नापने की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होती है भाई, ठीक है। तो ये था, थोड़ा बहुत आपको जानना था पहले कि एक्सेलरेशन शब्द क्या है। एक्सेलरेशन शब्द वहाँ पे इन्वॉल्व होगा जहाँ पे भी वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है। वेलोसिटी मतलब ये तो डायरेक्शन के साथ है, बट मैं बोल रहा हूँ कि मान लो स्पीड के अंदर कहीं पे भी चेंज आ रहा है तो आप समझ जाना कि वो क्या है, वहाँ पे एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है। क्या फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का? V माइनस यू अपॉन टी। V की फाइनल वेलोसिटी, U इनिशियल वेलोसिटी, T टाइम, एंड इसकी SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लो आपकी गाड़ी 0 60 तक गई तो उसमें इन्वॉल्व होगा एक्सेलरेशन। अब 60 से वापसी मान लो 0 मीटर पर सेकंड पे आ गई तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है, बट फर्क क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन इन्वॉल्व प्लस का है, यहाँ पे कितने का है? माइनस का। ये सब आपने पढ़ा होगा भाई अपने मोशन चैप्टर में, तभी मैं क्विक रिवीजन कराने के लिए फटाफट बता दिया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको छोटी सी एक चीज एग्जाम्पल बताता हूँ कि देखो फ्री फॉल हम पढ़ के आए हैं। फ्री फॉल एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है, केवल और केवल उस पर कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। मतलब फ्री फॉल क्या टाइप की कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट कहीं से गिर रहा है और उस पर केवल कौन सा फोर्स काम कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है केवल और केवल, ठीक है भाई। तो मैं बोलता हूं कि मान लो कि ये हमारा क्या अर्थ, क्या है? अर्थ। अब दोस्तों तुमने कई बार देखा होगा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो आपके हाथ में क्या एक बॉल है, क्या है? हाथ में बॉल। आप बॉल को उछालते हो, बॉल को ऊपर पकड़ते हो, बॉल को ऐसे उछालते हो ऊपर की तरफ। अब दोस्तों जैसे ही आप बॉल को उछालते हो तो पहले बॉल की स्पीड क्या होती है? ज्यादा, बहुत ज्यादा होती है। जब आप फेंकते हो तो क्या होगा? स्टार्टिंग में बॉल की स्पीड होती है बहुत ज्यादा। जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती रहती है, ऊपर जाती रहती है, मतलब कि मैं मान लो यहाँ पे मैं ऐसे डायग्राम अच्छे से बनाऊं कि भाई आपने सबसे पहले क्या करा, ये रही आपकी बॉल। आपने बॉल को जब स्टार्टिंग में फेंका तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी बॉल की आपने मान लो 10 मीटर पर सेकंड दी। कितनी दी? 10 मीटर पर सेकंड। जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी, ऊपर जाती रहेगी, तुम बताओ इस पॉइंट पे बॉल की स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी, 8 मीटर पर सेकंड हुई। यहाँ पे बॉल की स्पीड क्या होगी? मान लेते कितनी हुई? मान लेते हैं यहाँ पे बॉल की स्पीड से हो गई, यहाँ पे हो गई भाई 4 मीटर पर सेकंड हो गई। इस पॉइंट पे आते आते कितनी हो गई? 0 मीटर पर सेकंड। तो जैसे बॉल ऊपर जाती रहेगी तो क्या होगा? बॉल की स्पीड पे क्या होगा? कम होती रहेगी। क्यों? तुमने देखा है कि भाई बॉल को उछालते तो बॉल क्या होती है? स्पीड कम होती है।
फिर एक टाइम ऐसा आता है जब बॉल की स्पीड 0 हो जाती है, उसके बाद बॉल क्या होता है, गिरना स्टार्ट होती है। क्या होती है, गिरना स्टार्ट होती है भाई। अब दोस्तों जैसे तो बॉल गिरती है तो बॉल की स्पीड क्या हुई, बढ़ेगी। मान लो बॉल की स्पीड कितनी हुई, 4 मीटर पर सेकंड, फिर कितनी हुई 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर हो गई 8 मीटर पर सेकंड, एंड ऐसे करते करते बॉल की स्पीड क्या होती है, बढ़ती रहती है जब वो नीचे गिर रही होती है। तो एक चीज़ ध्यान दे रही हो कि जब बॉल नीचे से ऊपर गई तो बॉल की स्पीड 10 थी, ऊपर जाते जाते कितनी हो गई, 0 हो गई। और जब ऊपर से नीचे आ रही है तो बॉल की स्पीड 0 से कितनी हो गई, अराउंड 10 के मान के चलते कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड हो गई। मतलब कि हम बॉल को ऊपर भेज रहे हैं, बॉल की स्पीड पहले ज्यादा थी, फिर बॉल की स्पीड कम हो रही है। जैसे ही बॉल नीचे आ रही थी फिर बॉल की स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। यार एक चीज बताओ, यहाँ पे तो हमने देख लिया कि क्या हो रहा है, यहाँ पे तो हम देख रहे हैं चेंज इन स्पीड आ रही है। क्या आ रही है, चेंज इन स्पीड। कि भैया इस वाले केस के अंदर कभी भी हम फेंकते किसी ऑब्जेक्ट को तो उसकी तो स्पीड के अंदर क्या होता है, चेंज आता है। क्या आता है, चेंज आता है। अब मेरे को एक बात बताओ, स्पीड में चेंज आता है तो वो किसके थ्रू आता है। तुम बोलोगे भैया केवल बॉल जब ऊपर जाएगी तो बॉल के ऊपर नीचे तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां मैं लिख देता हूं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कि भैया बॉल जब ऊपर जा रही थी तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी ओर, धरती क्या कर रही थी, बॉल को अपनी ओर खींच रही थी, इसलिए बॉल की स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। और जैसे ही बॉल नीचे आने की प्रयास कर रही है तो धरती अपनी ओर खींच रही है, इसलिए बॉल की स्पीड क्या हो रही है, इस पॉइंट पे बढ़ रही है। मतलब भैया स्पीड में क्या बोलते हैं, स्पीड में चेंज तो आ रहा है। और ये चेंज किसकी वजह से आ रहा है, ये चेंज आ रहा है भैया ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है। अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई है कि कभी भी स्पीड के अंदर चेंज आए, स्पीड इन चेंज इन स्पीड, अभी जस्ट बता के आया हूं क्या भाई, कि कभी भी वेलोसिटी में या फिर स्पीड में कोई भी चेंज आए तो चेंज आता है तो वहां पे कौन इन्वॉल्व होता है, एक्सीलरेशन इन्वॉल्व होता है। कौन इन्वॉल्व होता है, एक्सीलरेशन। सो दोस्तों जब कभी भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल के अंदर होता है, क्या बोल रहा हूं, जब कभी भी ऑब्जेक्ट होगा फ्री फॉल में तो उसके अंदर क्या होगा, चेंज इन स्पीड होगा। उसकी स्पीड में क्या होगा, चेंज आएगा उसकी स्पीड में। स्पीड में चेंज आएगा तो इसका मतलब एक्सीलरेशन इन्वॉल्व है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो एक्सीलरेशन आ रहा है, मतलब बॉल की स्पीड बढ़ रही है, बॉल की स्पीड घट रही है, कभी एक्सीलरेशन प्लस का लग रहा है, कभी एक्सीलरेशन माइनस का लग रहा है। ये जो एक्सीलरेशन आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, तुम बोलोगे भैया ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या आ रहा है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब कि फ्री फॉल वाले केस के अंदर स्पीड में चेंज आता है, स्पीड में चेंज आता है, इसका मतलब एक्सीलरेशन इन्वॉल्व है। एक्सीलरेशन किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब भैया ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके लिए क्या करा गया भाई कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स किसका, ऑफ अर्थ, किसका भाई, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक एक्सीलरेशन आ रहा है। क्या आ रहा है, एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो भाई इसीलिए हमने इसका एक नाम रख दिया, ये जो एक्सीलरेशन आया है ना भाई, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है, इसका हमने क्या रख दिया, एक नाम रख दिया। उस नाम को हमने बोला गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। कि ये जो एक्सीलरेशन आई कब आया भैया, कि जब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर लगा तब जाके एक्सीलरेशन ये आया। या तो ये बोलो वरना दूसरा बोलो जिसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन, जो मैक्सिमम जगह इस्तेमाल होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कि भैया ग्रेविटी की वजह से जो एक्सीलरेशन आया है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। उस है ना, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सीलरेशन आया उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड दोस्तों आपको पता होगा सिंपल वाले एक्सीलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, बट दोस्तों वो एक्सीलरेशन जो किसकी वजह से आया, अर्थ की वजह से आया, जो अर्थ के किसकी वजह से आया, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आया, उसका हमने नाम रख दिया क्या, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड इसको हम ए से रिप्रेजेंट नहीं करते, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जी से। जो स्मॉल जी है क्या एक्चुअली में, स्मॉल जी इज अ टाइप ऑफ एक्सीलरेशन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। मतलब कि ये जी है एक टाइप का एक्सीलरेशन है जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। बात समझ आ रही है।
तो यहाँ क्या है, जी एक टाइप का क्या है, इज अ टाइप ऑफ एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन, ठीक है भाई। अब ये एक्सिलरेशन का फॉर्मूला कितना होता है, कैसे निकालना है, क्या निकालना है, वो भी चर्चा करेंगे। पहले मेरे को आप बताओ, यहाँ तक आपको भाई समझ आ गया, पूरा आ गया होगा? अगर आपको समझ पूरा, फटाफट इसको भी नोट डाउन कर लो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो दोस्तों आपको पता लग गया कि भैया जी का मतलब हमें पता लग गया, स्मॉल जी का मतलब है एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ये वो एक्सिलरेशन है जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आ गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलो अब ना हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश करते हैं भाई कि क्या होता है जी का फॉर्मूला। दोस्तों आपको देखो एक बात पता ही है, मैं एग्जांपल भी लिख रहा हूँ। मान लो हमारे पास क्या है, एक अर्थ है हमारा, हम अर्थ पे है। अर्थ पे क्या है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट है। क्या है, एक ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, हमने क्या करा, एक पत्थर को हवा में फेंका। एक पत्थर को क्या करा, हवा में फेंका। तो हमने इस पे क्या लगाया होगा, फोर्स लगाया होगा। क्या लगाया होगा, पत्थर पे हमने फोर्स लगाया होगा। आपको पता ही है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सिलरेशन। ये पढ़ा है हमने सेकंड लॉ के अंदर, 8th चैप्टर के अंदर ही फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सिलरेशन। ये एक्सिलरेशन वाला एक्सिलरेशन होता है जो हॉरिजॉन्टल मोशन में काम आता है। मतलब कि जैसे हम डेली लाइफ में जो मोशन करते हैं, कार का मोशन, किसी भी चीज़ का मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हम कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल में, उसमें हम ए काउंट करते हैं। क्या करते हैं, ए। बट दोस्तों क्या मेरे को पता, फ्री फॉल वाले केस के अंदर क्या हम एक्सिलरेशन को ए लिखते हैं? नहीं, एक्सिलरेशन को हम क्या लिखते हैं, स्मॉल जी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, स्मॉल जी। कौन से केस है, फ्री फॉल वाले केस के अंदर। तो यहाँ पे फ्री फॉल के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ बराबर मास इनटू ग्रेविटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है भाई, तो फॉर्मूला वो तुम्हारे सामने लिख दिया। अब बढ़ते हैं आगे। तो जब हम ऑब्जेक्ट को उछाला, जब हमने एक पत्थर को हवा ऊपर फेंका, तो उस पर हमने कोई फोर्स लगाया। उस फोर्स का फॉर्मूला मैं बोलता हूँ मास इनटू ग्रेविटी। तो मैं बोल सकता हूँ मास किसका, पत्थर का। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट ये लिख सकता हूँ मैं कि जो फोर्स होगा क्या होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी। अब दोस्तों मेरे को बात बताओ, जो फोर्स हमने लगाया उसका फॉर्मूला ये होता है। हमने एक फोर्स ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर ये भी तो पढ़ा है कि भैया एफ बराबर होता है जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये भी तो पढ़ रखा है भैया, ये नहीं इस्तेमाल होगा भाई, ये भी इस्तेमाल कर सकते तो कर लो फटाफट। तुम्हें पता है कि ये फोर्स है मास ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी है। और इस फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है भाई, जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। m1 क्या होता है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास। m2 क्या होता है, सेकंड ऑब्जेक्ट का मास। d क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस। ये होता है भाई। तो मैंने बोला यार देखो m1, जब वो हमने भी एक्सपेरिमेंट करा, एक बंदा क्या कर रहा है, पत्थर को उछाल रहा है, तो एक जगह तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा और एक जगह मास ऑफ क्या आएगा, अर्थ। क्योंकि एक जगह अर्थ की बात होगी, एक जगह पत्थर की बात होगी, क्योंकि दोनों की बात करनी है हमें। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रेविटी बराबर होगा जी, पहले वाले ऑब्जेक्ट का मास होगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरे वाला ऑब्जेक्ट कौन है, अर्थ। तो यहाँ कितना आएगा, मास ऑफ अर्थ। बात समझ आ रही है। नीचे अपॉन में कितना आएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या आएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर। दोस्तों ध्यान दे रखा है आपने कि MO से MO कटा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट से मास ऑफ ऑब्जेक्ट कट गया, तो बचा G इक्वल्स टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन में D का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया भाई। अब मैं आपको एक अजम्पशन दे दूं कि मैं मान लो कि भाई हम अर्थ के बिल्कुल नहीं आ रहे, अर्थ के सरफेस के ऊपर ही है। मतलब जैसे जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये रही अर्थ, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो इन दोनों के ऑब्जेक्ट के और इसके बीच के, अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, जितना अर्थ का रेडियस है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोल सकते हैं। क्योंकि यार देखो अर्थ का रेडियस काफ़ी बड़ा है। अर्थ का रेडियस कितना बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है भाई, तो अर्थ के रेडियस के बराबर क्या मैं बोल सकता हूँ कि भाई जितना ये डिस्टेंस है भाई हमारा डिस्टेंस। बात समझ आ रही सब। तो उसके कंपैरिजन में हम बोल सकते हैं कि भाई थोड़ा बहुत डिस्टेंस को नेग्लेक्ट हम करके चल सकते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो डिस्टेंस है वो क्या है, अर्थ का रेडियस ही है। तो फॉर्मूला यहाँ पे तैयार होता है G इक्वल्स टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन में R। रेडियस ऑफ अर्थ लिखना है, ध्यान से देखना, रेडियस ऑफ अर्थ। R का मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। क्योंकि हमारे दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है भाई, ऑब्जेक्ट के और अर्थ के बीच का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है रेडियस। रेडियस ऑफ अर्थ का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, तो हमने होल स्क्वायर कर दिया। अब दोस्तों ये हम बात कर रहे हैं अर्थ के ऊपर, तो अब हमें इसके अर्थ के ऊपर वैल्यूज भी निकालनी थी। क्या करनी थी भाई, वैल्यूज भी निकालनी थी। तो उन सब की वैल्यूज के लिए हमें G की वैल्यू पता होनी चाहिए, अर्थ के मास की वैल्यू पता होनी चाहिए, रेडियस के, अर्थ का रेडियस की वैल्यू पता होनी चाहिए। सो दोस्तों G बराबर, दोस्तों ध्यान रखना है, अर्थ का मास, अर्थ का रेडियस, मून का मास, मून का रेडियस,
ये सब आपको याद करने की लोड नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको क्या होगी एग्जाम के अंदर पहले से ही गिवन होंगी। बात समझ आ रही है? तो दोस्तों जी की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 67 × 10 की पावर -11, 6.673 होती है, बट हम अंदाजे के लिए मान के चलते हैं 6.7 × 10 की पावर -11, ये होगी जी की वैल्यू। मल्टीप्लाई में अर्थ का मास कितना होता है भाई, अर्थ का मास 6 × 10 की पावर 24 kg, एंड यहाँ पे हम रख देंगे अर्थ का रेडियस का स्क्वायर रख देंगे। अर्थ के रेडियस मैंने याद नहीं कर रखा है, तो इसलिए याद तो मैं याद भी करने की लोड नहीं है, मास मुझे पता था, मास मैंने लिख दिया। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे क्या लिखना है, अर्थ का रेडियस आपको बुक में देखना है, लिखना है, वो चीज़ आप इसको करोगे जब इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करा जाएगा। ठीक है भाई, तो पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद जी की वैल्यू आएगी 9.81 मीटर स्क्वायर। कितनी आएगी, 9.81 मीटर स्क्वायर। एक बार जी सही से बना दूं, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। ठीक है भाई, अर्थ जी की वैल्यू कितनी आ गई कि भैया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू आई है भैया, वो वैल्यू आई है कितनी, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू कहाँ पे आई है, अर्थ के ऊपर आई है, क्योंकि हमने जितना भी डाटा पुट करा है भाई ध्यान से देखो, किसका करा है, अर्थ का पुट करा है, अर्थ का मास, अर्थ का रेडियस, ये सब हमने किसका करा है, अर्थ का ही करा है। तो इसलिए जो जी की वैल्यू है ये कहाँ पे आई है, अर्थ के ऊपर आई है। अब दोस्तों ये जो वैल्यू है ये मून पे जाओगे तो अलग होगी, क्योंकि देखो भाई फॉर्मूला तो हमारा निकला है यहाँ पे, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, तो मास ऑफ सेकंड अर्थ का बचता है और डी बचता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो कैंसिल हो जा रहा है। तो जब मून पे जाएंगे तो मून का मास अलग होगा, मून का रेडियस अलग होगा, तो मून पे वैल्यू क्या आएगी, अलग आएगी। इसीलिए क्या करना है, ये वैल्यू सिर्फ अर्थ के ऊपर जो है कितनी 9.81, और इसको अप्रॉक्सीमेटली भाई कभी कभी बुक में भी दे देता है कि इसको हम मान के चल सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये चीज़ होगी, तो ये वैल्यू होती है किसकी, जी की, अर्थ के ऊपर। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, हमें पता लग गया जी के नाम क्यों होता है, लिख दिया। जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, जी की वैल्यू कैलकुलेट करने का भाई सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले एक बार जैसे मैं करा रहा हूँ, मेरे को बस याद देखना, पीछे नहीं देखना बिल्कुल भी, अपना ध्यान देना भाई कि भाई एफ फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। जब कभी फ्री फॉल में बात करेंगे तो भैया ए नहीं रहेगा, जी रहेगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। अब इन पता है फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है जी m1 m2 अपॉन में कितना आएगा, डी स्क्वायर। अब भैया मेरे को एक चीज पता है कि जो मास 1 है वो क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, मेरे साथ रिपीट करो भाई, क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड दूसरा जो मास है वो क्या है, मास ऑफ अर्थ, अपॉन में क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, अर्थ का रेडियस होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हम कहाँ कर रहे हैं, अर्थ की सरफेस के ऊपर ही कर रहे हैं यहाँ पे, तो जितना ये रेडियस है वही डिस्टेंस होगा, तो रेडियस ऑफ अर्थ का क्या होगा, होल स्क्वायर। मास ऑफ ऑब्जेक्ट से मास ऑफ ऑब्जेक्ट कट गया, जी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है सबको भाई? तो मास ऑफ अर्थ में डालोगे वैल्यू और रेडियस की वैल्यू डालोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, लेवल प्रॉपर 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप ध्यान से देखो उसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या है, एक टाइप का एक्सीलरेशन ही है। बात समझ आ रही है? अब इसका मैं प्रॉपर आपको एक बार मतलब समझाता हूँ कि क्या है। ठीक है भाई, तो ये चीज समझ आ गई सबको? पहले दोस्तों एक बार इसको ध्यान से पढ़ो, जी की वैल्यू कितनी निकली है, 9.81 मीटर पर सेकेंड। मैं आपको सही से लिख के दिखाता हूँ तब आपको समझ आएगा ये चीज क्या है, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। सो दोस्तों इसका मतलब ये है कि भाई अर्थ हमारे पे कितना लगाते हैं। जैसे कि मान लो हमने कोई बॉल को ऊपर फेंका तो बॉल गिर रही ऊपर गिर रही। बॉल एक टाइम पे कितनी आएगी, u बराबर 0 मीटर पर सेकंड के ऊपर आएगी, कि जब बॉल की स्पीड 0 हो जाएगी तो बॉल नीचे गिरना स्टार्ट होगी। इस पॉइंट पे ग्रेविटी काम कर रही होगी नीचे, किस एक्सीलरेशन के साथ, इतना एक्सीलरेशन लगेगा बॉल पे कि 9.81 मीटर पर सेकेंड। मतलब वो क्या करेगा, हर सेकेंड ऑब्जेक्ट की स्पीड में कितने का चेंज लेके आएगा, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्पीड का चेंज लेके आएगा। जैसे कि मान लो पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 थी, अगले सेकंड वो कितनी कर देगा स्पीड ऑब्जेक्ट की, 9.8 मीटर। उसके बाद दोबारा इसके अंदर जोड़ के कितनी कर देगा, अराउंड 19 मीटर पर सेकंड के अराउंड। फिर दोबारा स्पीड बढ़ा के कितनी कर देगा, लगभग 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 28 के अराउंड मीटर पर सेकंड। मतलब वो हर एक सेकंड इतनी स्पीड क्या करेगा, चेंज करेगा। ध्यान समझ आ रहा है आपको भाई? तो ये होता है जी का मतलब कि 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है क्या एक्चुअली में। कहीं कहीं पे 10 ले लेता है तो 10 से भी समझ आता है, बट एक चीज ध्यान रखनी है आपको, जब भी वो 10 मेंशन करेगा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, कभी भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में लिख रखा है
कि आपको जी की वैल्यू 10 लेनी है, तभी आपको 10 लेनी है, अदरवाइज आप 9.8 वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हो या 9.81 भी इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों में से कोई करोगे कोई दिक्कत नहीं है। बट जब सवाल में बोलते 10 करो तब ही 10 करो, अपनी मर्जी से 10 वैल्यू इस्तेमाल मत कर लेना, ठीक है भाई। ये चीज क्लियर हो गई। एक चीज छोटी सी और रह गई जो हमें करानी है इसके अंदर, फटाफट वो कराते हैं, उसके बाद चैप्टर आपका, चैप्टर तो नहीं, ये वाला जो टॉपिक है क्या होगा, खत्म हो जाएगा। सो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जी की वैल्यू कितनी आया, फॉर्मूला जी का फॉर्मूला आया है भाई, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, इस पे तो डिपेंड करता है, ऐसे ही तो बताएंगे। मतलब ग्रेविटी जो है एक्सीलरेशन किस पे डिपेंड करता है, अर्थ के मास पे और अर्थ के रेडियस पे। अर्थ के मास पे तो वो डायरेक्टली डिपेंड करता है, अर्थ के रेडियस पे वो कैसा करता है, इनवर्सली डिपेंड करता है, इनवर्सली डिपेंड करता है। और आपको पता है कि अर्थ की शेप ना कुछ इस टाइप की है भाई, इस टाइप की अर्थ की शेप है। तो इस वाले हिस्सों को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, पोल्स बोलते हैं। एंड इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं हम, ये लाइन आती है ये वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं इक्वेटर, क्या बोलते हैं, इक्वेटर, ये वाले हिस्से को इक्वेटर बोलते हैं। तो दोस्तों ध्यान देना, क्या होता है कि तुम्हें पता है यहाँ का डिस्टेंस कुछ है, यहाँ का डिस्टेंस मान लो डी है, यहाँ का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल डी। इन दोनों डिस्टेंस में बड़ा डिस्टेंस कौन है, तुम बोलोगे भैया यही कैपिटल डी वाला, बिल्कुल सही बोल रहे हो कि भैया ये जो डी डिस्टेंस होता है ग्रेटर देन होता है किससे, स्मॉल वाले से, जो पोल से दूरी होती है। दोस्तों जब कभी भी ऑब्जेक्ट पोल पे रहता है, किस पे रहता है, पोल पे, तो ध्यान रखना भी छोटी सी चीज समझना, जब कभी वो पोल पे होता है तो उनका डिस्टेंस होता है कुछ, तो ग्रेविटी आती है कुछ। बट जैसे ही वही सेम ऑब्जेक्ट चल चल के कहाँ पे आता है, इक्वेटर के ऊपर आता है, किसके ऊपर आता है, इक्वेटर पे। तो ध्यान दे रहे हो ये डिस्टेंस से डी क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब डिस्टेंस क्या हो गया, अर्थ के साथ बढ़ गया, डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे ही वो इक्वेटर से पोल पे जाता है तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, फिर दोबारा कम हो जाए, डिस्टेंस कम हो जाएगा तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई। तो ये चीज सवाल में पूछ देता है कि भाई जब कभी भी डिस्टेंस ज़्यादा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फटाफट, मैं यहाँ प्रॉपरली लिख देता हूँ कि भाई जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट पोल से इक्वेटर तक जाता है, इक्वेटर पे जाता है, पोल से इक्वेटर पे जाएगा तो क्या होता है भाई, इक्वेटर पे जब जाता है तो भाई डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो भाई जी की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है भाई। और अगर वो इक्वेटर से, कहाँ से है भाई, इक्वेटर से पोल पे आए, कहाँ पे आए, पोल पे आए, तो भाई डिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम होगा तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो ये सवाल कभी स्टेटमेंट पूछ देता है कि जब कभी हम पोल से इक्वेटर पे जाते हैं तो डिस्टेंस बढ़ता है, ग्रेविटेशन जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। इक्वेटर से पोल पे जाते हैं तो डी की वैल्यू क्या होती है, कम, जी की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सो ये थी पूरी वीडियो जिसके अंदर हमने बात करी प्रॉपर जी का नाम के बारे में, बात करी जी का नाम क्यों पड़ा, क्या होता है जी की वैल्यू कितनी होती है, कैसे कैलकुलेट करनी है, पोल पे कितनी होती है, इक्वेटर पे कितनी होती है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है तुम्हारा जी के ऊपर जितना भी था ये पूरा खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।